हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। यूशा अली है। और आज मैं आपको F5 के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्रांसफ़र प्राइसिंग के कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा फ्रॉम कैप्लान के। एमसीक्यू के कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा फ्रॉम कैप्लान के। तो चलिए जी, शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है ऑक्स कंपनी का, जिसमें कहा जा रहा है कि ऑक्स कंपनी के दो दो डिविजन्स हैं, ए एंड बी। डिवीजन ए एक कंपोनेंट बनाती है एयर कंडीशनिंग यूनिट का, जो कि सिर्फ सेल करती है डिवीजन बी को, और इसकी कोई एक्सटर्नल मार्केट नहीं है, इसका कोई एक्सटर्नल आउटलेट नहीं है। डिवीजन ए जितनी भी सेल करती है डिवीजन बी को सेल करती है। अब डिवीजन ए के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। इसकी मार्जिनल कॉस्ट यानी कि इसकी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो पड़ती है सौ कोई $100 की। $100 की चीज़ बनाता है और डिवीजन बी को 165 में 165 में बेचता है। पूरे साल में 2200 यूनिट्स की खपत होती है, यानी कि 2200 यूनिट्स प्रोड्यूस होते हैं और सेल होता है डिवीजन बी पर। और उनकी फिक्स कॉस्ट है डिवीजन ए की कोई $10,000। अब कहानी में ट्विस्ट किया आया कि फोर्ड कंपनी हैज ऑफर टू सेल द कंपोनेंट टू डिवीजन बी फॉर $140 पर यूनिट। फोर्ड कंपनी की एंट्री हुई, डिवीजन बी के पास गई वो और कहा कि भाई जो चीज़ तुम्हें तुम्हारे डिवीजन 165 की बेचता है ना, मैं तुम्हें 140 की बेचूंगा, मुझसे ले लो। और अब डिवीजन बी के ऊपर ये ये डिसीजन आ गया कि अगर डिवीजन बी डिसाइड करता है कोल कंपनी से परचेजिंग करना, तो डिवीजन ए का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि डिवीजन ए सिर्फ डिवीजन बी के लिए काम करता है। डिवीजन ए का कोई फ़ायदा नहीं होगा, डिवीजन बी को शट डाउन कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। अब हमें जो भी फैसला लेना है वो ऑक्स कंपनी के एज अ होल फैसला लेना है, एज अ होल पर्सपेक्टिव हमें डिसीजन लेना है कि आया बंद करना चाहिए, आया इसको कोल कंपनी को एक्सेप्ट करना चाहिए, हमें इसका ऑफर या नहीं करना चाहिए इसका ऑफर एक्सेप्ट। तो बेटा रिक्वायरमेंट ये, इफ डिवीजन बी एक्सेप्ट्स कोल कंपनीज ऑफर, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट इन प्रॉफिट्स पर ईयर फॉर द ग्रुप एज अ होल। अगर डिवीजन बी कोल कंपनी का ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है तो पूरी कंपनी के प्रॉफिट्स पर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, हमें ये बताना है। तो बेटा देखें, पहले हम डिवीजन ए की पूरी जो है प्रॉफिट निकालते हैं कि अगर हम डिवीजन ए को बंद कर देते हैं तो इसका हमें कितना प्रॉफिट का लॉस होगा, और डिवीजन बी को कितनी की बचत होगी। जाहिर सी बात है वो बचत तो आसानी से निकल जाएगी। तो अभी हम डिवीजन ए का पूरा प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं कि इसका पूरा प्रॉफिट जो है कितने का आता है। तो बेटा ये डिवीजन ए 165 का अपना कंपोनेंट बेचता है, जो इसको पड़ता है कोई $100 का। और इसको कितना बच रहा है कंट्रीब्यूशन, $65 का। बेटा 2200 यूनिट्स हर साल जो है ना बनाता है ये डिवीजन ए। और 65 के हिसाब से कोई 143,000 का कंट्रीब्यूशन टोटल में ही कमा लेता है। लेकिन अगर हम इसकी 10,000 की फिक्स कॉस्ट माइनस कर दें तो यहाँ पे इसका प्रॉफिट बनता है कोई $133,000 का। बेटा अगर आप डिवीजन ए को बंद कर देंगे और कोल कंपनी से परचेजिंग करेंगे तो आपको $133,000 का प्रॉफिट लूज करना होगा कंपनी को, ऑक्स कंपनी को। और दूसरी तरफ आपको जो है ना बचत कहाँ पे होगी, बचत आपको होगी 165 की चीज़ आपको मिलेगी 140 में, तो आपको हर यूनिट पर कोई $25 की बचत होगी। और $25 की अगर हर यूनिट पर बचत होगी तो 2200 यूनिट्स पर आपको बेटा 55,000 की बचत होगी। अब अगर आप ये देखो कि 55,000 आपको मिल रहे हैं लेकिन 133,000 का प्रॉफिट आपका लूज हो रहा है, तो बेटा यहाँ पर आपको अल्टीमेटली नुकसान होगा 78,000 का। यानी कि अगर हम यहाँ पर आ जाए, ऑप्शंस पर आ जाए, तो कंपनी ऑक्स कंपनी के प्रॉफिट्स पर क्या इम्पेक्ट पड़ेगा, सवाल यही था ना। $78,000 का डिक्रीज आएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यहाँ पे लिख देता हूँ ऑप्शन बी द राइट आंसर। ठीक है बेटा, ये होगा ऑफ कंपनी के साथ कि उसके प्रॉफिट डिक्रीज हो रहेंगे $78,000। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब बेटा हम दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। डस्ट कंपनी, डस कंपनी के दो डिवीजन है, ए एंड बी, और हर डिवीजन सेपरेटली अपने लिए जो है ना प्रोजेक्ट कंसिडर कर रहा है। ये कुछ उनकी प्रोजेक्ट की डिटेल्स हैं कि कैपिटल कितना चाहिए दोनों डिविजन्स को, और एस्टिमेट लगाया उन्होंने कि कितना सेल्स जनरेट करेगा,
ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितना होगा, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है ना कितना लगेगा, और आरओआई, करंट आरओआई ऑफ डिवीजन। ये तो इतना रेलेवेंट नहीं है इस सवाल में। तो हमें हमसे ये कहा जा रहा है कि बेटा, इफ रेजिडुअल इनकम इज यूज्ड एज द बेसिस फॉर द इन्वेस्टमेंट डिसीजन, व्हाट डिसीजन इज ईच डिवीजन लाइकली टू मेक। अगर हम रेजिडुअल इनकम को बेस बना के डिसाइड करें कि कौन सा प्रोजेक्ट लेना चाहिए, कि डिवीजन को प्रोजेक्ट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो डिवीजन ए क्या प्रोजेक्ट लेगा और डिवीजन बी क्या प्रोजेक्ट लेगा या फिर नहीं लेगा, हमें ये देखना है। तो बेटा, रेजिडुअल इनकम के लिए क्या फॉर्मूला यूज होता है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है, प्रॉफिट माइनस इम्प्यूटेड इंटरेस्ट। अब यहाँ पर आपको सवाल के डेटा में ना तो प्रॉफिट दिया हुआ है ना ही इम्प्यूटेड इंटरेस्ट दिया हुआ है, लेकिन कुछ चीज़ें दी हुई है निकालने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए। प्रॉफिट बेटा कैसे निकाल सकते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन दिया हुआ है ना आपको 30% का, इसके थ्रू आप प्रॉफिट निकाल सकते हैं। हम शुरुआत करते हैं डिवीजन ए से। डिवीजन ए का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितना है, 30%। ओके। और सेल्स कितने की करेगा इसका प्रोजेक्ट, एस्टिमेट क्या है, $14.4 मिलियन। फिर इनका प्रॉफिट कितना आ रहा है, $4.32 मिलियन का। अब बात करते हैं इसके इम्प्यूटेड इंटरेस्ट की। फिर कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% की दी हुई है और कैपिटल है $32.6 मिलियन का। तो 10% मल्टीप्लाई 32.6, बेटा रेजिडुअल इनकम डिवीजन ए की आ रही है $1.06 मिलियन। रेजिडुअल इनकम पॉजिटिव में है, यानी कि प्रॉफिट आ रहा है 4.32 मिलियन का, और इम्प्यूटेड इंटरेस्ट इस पे लग रहा है 3.26 मिलियन का। और रेजिडुअल इनकम हमारे पास बची हुई इनकम 1.06 मिलियन की है। बेटा ये प्रोजेक्ट डिवीजन ए के लिए काबिल कबूल है। अब डिवीजन बी की बात करते हैं। डिवीजन बी का भी इसी तरह का डेटा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इसको कितना दिया हुआ है, 24% का, और सेल्स है 8.8 की। तो इनका प्रॉफिट कितना आएगा, 2.11 मिलियन का। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इनका भी 10% है, और कैपिटल इनका है 22.2 का। इंटरेस्ट इनका कितना, 2.22 मिलियन का। अब बेटा इनका रेजिडुअल इनकम, डिवीजन बी का रेजिडुअल इनकम कितना आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। इनकम तो आ नहीं रहा, जो भी आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है, $0.11 मिलियन का। बेटा डिवीजन बी वुड नॉट चूज टू इन्वेस्ट इन दिस प्रोजेक्ट। So for division A, division A would choose to invest in the project. However, division B would not choose to invest in the project. नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा, ये ट्रांसफर प्राइस से रिलेटेड है। व्हाट इज द मिनिमम प्राइस पर यूनिट दैट डिवीजन आई वुड एक्सेप्ट। बेटा देखिए, दो तरह की ट्रांसफर प्राइस होती है, बेसिकली पूरी रेंज होती है ट्रांसफर प्राइस की, मिनिमम ट्रांसफर प्राइस और मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस। मिनिमम ट्रांसफर प्राइस जो होती है वो हमेशा जो है डिवीजन, सेलिंग डिवीजन जो होता है, जो कि बेच रहा होता है कंपोनेंट, उसके लिए रेलेवेंट होती है कि कम से कम भी इतनी की ट्रांसफर प्राइस रखनी है, इससे कम की नहीं रखनी। और मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस जो होती है वो अमूमन परचेजिंग डिवीजन यूज़ करते हैं कि भाई हम मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसफर प्राइस की मद में इतना रेट जो है ना लगा सकते हैं, इससे ज़्यादा कम नहीं लगा सकते। तो डिवीजन ए के लिए हमें यहाँ पे मिनिमम ट्रांसफर प्राइस पर यूनिट जो है बताने की, कितना मिनिमम ट्रांसफर प्राइस डिवीजन ए वुड एक्सेप्ट, कितना कर सकता है। अब बड़ा सवाल पड़ते हैं, JB लिमिटेड इज अ डिविजनलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन कंप्राइजिंग अ नंबर ऑफ डिविजन्स। कंपनी के है वो डिविजनलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है, और इंक्लूड दो डिविजन्स ए एंड बी। डिवीजन ए सिंगल प्रोडक्ट बनाता है, और उस प्रोडक्ट की एक्सटर्नल मार्केट भी है, एक्सटर्नल मार्केट को ही बेचता है डिवीजन है। और एक्सटर्नल मार्केट में उसकी प्राइस है $12 की। वेरिएबल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट उसको पड़ती है $8 की, और फिक्स कॉस्ट हर यूनिट में पड़ती है $3 की, विच इज रेलेवेंट फॉर अस। अब बेटा यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात आई है, मार्केट डिमांड फॉर द प्रोडक्ट कंसिडरेबली एक्सीड्स डिवीजन एज मैक्सिमम प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ 10,000 यूनिट्स पर मंथ। कह रहे हैं कि डिवीजन ए की जो मैक्सिमम कैपेसिटी है, मार्केट डिमांड उससे ज़्यादा है, नहीं कि डिवीजन है इस वक्त फुल अपनी प्रोडक्शन पे चल रहा है, फुल स्पीड पे चल रहा है, 10,000 यूनिट जितने उसको बनाने की हैसियत है उतने ही बनाया जा रहा है, और बाहर जो है थोड़ा थोड़ा सप्लाई कर रहा है। बिल्कुल भी जो है ना उसके पास टाइम नहीं है अभी।
अब आता है यहाँ पे डिवीजन बी। डिवीजन बी आके कहता है डिवीजन ए से कि उसको 500 यूनिट्स चाहिए डिवीजन ए से। इफ डिवीजन ए डज ट्रांसफर सम ऑफ इट्स प्रोडक्शन इंटरनली rather than sell externally, then the saving in packaging cost would be $1.5 per unit। डिवीजन बी आता है डिवीजन ए के पास और कहता है कि यार मुझे 500 यूनिट्स चाहिए तुमसे, ठीक है ना, 10,000 यूनिट्स बना के भेजा, मुझे इसमें से 500 यूनिट्स दे दो तुम। और अगर तुम मुझे बेचोगे ना तो तुम्हें पैकेजिंग कॉस्ट भी नहीं लगेगी, जो कि तुम्हारी हर जो है ना यूनिट पे लगती है $1.5 की। अब हमें डिवीजन ए के लिए मिनिमम ट्रांसफर प्राइस सेट करनी है कि इसकी मिनिमम ट्रांसफर प्राइस क्या होगी। तो देखिए बेटा, जो मिनिमम ट्रांसफर प्राइस होती है ना, वो निकलती है, उसका फॉर्मूला होता है मार्जिनल कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये होती है मिनिमम ट्रांसफर प्राइस। अब यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ रही है डिवीजन ए की, $8 पर यूनिट। $8 यहाँ पे आ रही है मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है बेटा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यहाँ पे कितनी आ रही है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई। डिवीजन ए बाहर कितने का बेचता है, ये 12 का, $12 का बेचता है। और पड़ता है उसको कितने का, $8 का। तो यानी कि इसका कंट्रीब्यूशन जो है ना कितना बन रहा है, $4 का बन रहा है। बेटा अगर ये $4 का कंट्रीब्यूशन जो है ना लूज करेगा और हमें बेचेगा, तो वो उसकी बन जाएगी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बेटा यहाँ पे इसका टोटल बन रहा है $12 का। लेकिन एक चीज़ हमें जो है ना इसमें कैलकुलेट करनी है, वो है कि जो इसकी पैकेजिंग कॉस्ट है $1.5 की, उसकी बचत हो रही है डिवीजन ए को। अगर ये डिवीजन ए डिवीजन बी को इंटरनली ट्रांसफर करता है प्रोडक्ट, तो इसको $1.5 की कॉस्ट नहीं लगानी पड़ेगी, कम लगानी पड़ेगी। मतलब सॉरी, नहीं नहीं लगानी पड़ेगी, बिल्कुल भी नहीं लगानी पड़ेगी। तो बेटा ये जो $12 की ट्रांसफर प्राइस है ना, इसमें से हम माइनस कर देंगे 1.5 को। अगर आपने इसमें से 1.5 माइनस कर दिया तो कितना आंसर आएगा, $10.5 का। $10.5 इज द मिनिमम ट्रांसफर प्राइस फॉर डिवीजन ए। इस सवाल का आंसर है $10.5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रो इज अ डिवीजन ऑफ मो एंड इज एन इन्वेस्टमेंट सेंटर। ठीक है भाई, मो एक कंपनी है और उसका डिवीजन है प्रो। हेड ऑफिस जो है मो कंपनी का, वो फाइनेंस, एचआर और आईटी के एक्सपेंडिचर को जो ना कंट्रोल करता है। बाकी सारे जो एक्सपेंडिचर्स है ना डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह के, लोकल एडमिन, वो सारे जो ना डिविजन अपने अपने देखते हैं, वो अपने अपने डिविजन कंट्रोल करते हैं। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, बैलेंस शीट उस डिवीजन की, प्रो डिवीजन की, शोज नेट वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज टू बी $4,500 million। Although it carries no debt itself, the group has debt liabilities। बेटा $4,500 की जो ना नेट एसेट्स तो है प्रो के पास, लेकिन प्रो के पास कोई लाइबिलिटी नहीं है। ठीक है ना, प्रो के पास कोई लाइबिलिटी नहीं है, कोई डेट नहीं है। जो भी डेट वगैरह है ना, लाइबिलिटीज वगैरह है, वो डिवीजन, वो जो ना पूरी कंपनी की है, दूसरे डिविजन्स की, तो वो मिला मिलू के पूरी कंपनी की हो गई। प्रो डिवीजन की अपनी खुद की कोई लाइबिलिटी नहीं है। अच्छा, मैनेजमेंट अकाउंट प्रो डिवीजन के ये है, रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ सेल्स, लोकल एडमिन, आईटी कॉस्ट, और इसका नेट प्रॉफिट आ रहा है कोई $1,200 का। टैक्सेशन वगैरह कोई मामला है नहीं यहाँ पे। अब हमसे पूछा जा रहा है यहाँ पे, इफ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 12%, अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12% है तो डिवीजन की रेजिडुअल इनकम क्या होगी। बेटा हमें डिवीजन की यहाँ पे रेजिडुअल इनकम निकालनी है। रेजिडुअल इनकम का फॉर्मूला मैंने आपको ऊपर बताया है, इम्प्यूटेड इंटरेस्ट, प्रॉफिट माइनस इम्प्यूटेड इंटरेस्ट। अब यहाँ पर प्रॉफिट तो आपको गिवन है $1,200 का, मगर हमें बेटा यहाँ पे डिवीजन की रेजिडुअल इनकम निकालनी है। और डिवीजन की रेजिडुअल इनकम निकालने के लिए हमें सिर्फ उसकी जो कंट्रोलेबल कॉस्ट है ना, वो माइनस करवानी होगी। तो हम क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट जो दिया हुआ है हमें 1200 का, इसमें से अनकंट्रोलेबल नॉन कंट्रोलेबल कॉस्ट जो है, जो डिवीजन से परटेन नहीं करती है, उसको हम एड बैक कर देंगे। एड बैक यहाँ पे हम कैसे करेंगे, $1,200 है ना। इसमें सबसे पहले तो आप जो है ना देखें, रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस हुआ, ठीक है, ठीक माइनस हुआ।
लोकल एडमिन ऑफ प्रो डिवीजन माइनस है, ठीक है भाई, ये भी देना प्रो डिवीजन की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की कॉस्ट है। आईटी कॉस्ट ये माइनस से 50 मिलियन की, इसमें लिखा हुआ है हेड ऑफिस कंट्रोल फाइनेंस एचआर एंड आईटी एक्सपेंडिचर, तो बेटा ये जो आईटी कॉस्ट है ना 50 मिलियन की, ये हम एडबैक करवा देंगे इसमें, प्रॉफिट के अंदर एडबैक करवा देंगे। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन, ये तो प्रो डिवीजन अपना ही देखता है, हेड ऑफिस कंट्रोल में करता है। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के हेड ऑफिस के एडमिन की कॉस्ट आ रही है $30 की, अब बेटा ये भी अनकंट्रोलेबल है, और प्रो डिवीजन तो इसको भी हम एडबैक कर देंगे। सेंट्रल एडमिन के बाद है इंटरेस्ट चार्जेस ऑफ 90 मिलियन, और फिर नेट प्रॉफिट। बेटा इंटरेस्ट चार्जेस हम इसमें से माइनस नहीं करेंगे, ठीक है ना, क्यों? क्योंकि आपको शुरू में यहाँ पे बता दिया गया है इट कैरीज नो डेट इटसेल्फ, यानी कि प्रो डिवीजन की कोई लाइबिलिटीज है ही नहीं, कोई डेट्स ही नहीं है। तो जो इंटरेस्ट चार्जेस लगते हैं ना इस पे, बेटा ये इसके अपने डेट के, ये इसके अपने जो है कैपिटल के नहीं है, क्योंकि इसके पास कोई डेट ही नहीं है। तो ये जो इंटरेस्ट चार्जेस है ये भी अनकंट्रोलेबल है, तो इसको भी हम इसमें ऐड बैक करेंगे। अब अगर हम इस तमाम को ही ऐड बैक कर दें, तो यहाँ पर आपके पास आंसर आता है प्रॉफिट का कोई $1370 का, ये आपके पास आ रहा है प्रॉफिट, ठीक है, 1370 का आपके पास प्रॉफिट आ रहा है, कंट्रोलेबल प्रॉफिट है ये, नेट प्रॉफिट कंट्रोलेबल, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर कंट्रोलेबल प्रॉफिट तो आ गया आपके पास, अब हम बात करते हैं इम्प्यूटेड इंटरेस्ट चार्जेस की। इम्प्यूटेड इंटरेस्ट कैसा आएगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो आपको दी हुई है 12%, वो हम मल्टीप्लाई करवा देंगे इसका जो कैपिटल है, कितना कैपिटल है, $4500 का, तो 4500 मल्टीप्लाई बाय इसका कितना रेट है, 12% का रेट है, 540 का इम्प्यूटेड इंटरेस्ट, 1370 का प्रॉफिट, इसमें से 540 का इम्प्यूटेड इंटरेस्ट, बेटा $830 मिलियन इस डिवीजन की रेजिडुअल इनकम बनती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द डिविजनल रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, यानी कि रोज मालूम करना पड़ता है यार 31 दिसंबर। हमारे पास यहाँ पे कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दी हुई है एक डिवीजन की, उसका एस एफ पी हमें दिया हुआ है, इसमें उसके टोटल एसेट्स हमें बताए हुए हैं, टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज हमें बताए हुए हैं, इनकी बैलेंस शीट माशाल्लाह से बनी हुई है, और पी एन एल आया हुआ है, पी एन एल में ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ रहा है 500 का, और हमें क्या बताना है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या फॉर्मूला है? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है पी बी आई टी ओवर कैपिटल एम्प्लॉयड। यहाँ पे आपको पीबीआईटी तो गिवन है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट विच इज 500। कैपिटल एम्प्लॉयड आप कैसे निकालते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या फॉर्मूला होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड इज टू टोटल एसेट्स लेस करंट लायबिलिटीज, ओके, ये फॉर्मूला कैपिटल एम्प्लॉयड का। तो चलिए जी, सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेते हैं। टोटल एसेट्स कितने हैं? 3400 के, और करंट लाइबिलिटीज कितनी है? 1000 की। तो हमारे पास कोई 2400 की, 2400 का कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाता है, ठीक है, 2400 का हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। अब पीबीआईटी तो हमें ऑलरेडी गिवन है ना, 500 का, 500 डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड 2400, बेटा 21%। हमें सवाल में क्या आंसर रिक्वायर्ड है, 2 1 डेसिमल प्लेस, तो इसको मैं अगर कर लूँ तो हाँ, तो 20.8%, ये रहा आपका आंसर। दिस इज डिविजनल आर ओ सी। अच्छा बेटा, इसी के नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल यही सेम डेटा है, सेम डिवीजन है, रिक्वायरमेंट बस ये है कि हमें निकालना है रेजिडुअल इनकम। इस डिवीजन की रेजिडुअल इनकम हमें निकालना है। रेजिडुअल इनकम की भी हमें यहाँ पे डेटा मुकम्मल गिवन है, बिल्कुल यही डेटा है नीचे भी। मैं वो सवाल तो कॉपी पेस्ट नहीं कर रहा, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बस रिक्वायरमेंट ही चेंज है, रेजिडुअल इनकम हमें निकालनी है। तो रेजिडुअल इनकम का क्या फॉर्मूला मैंने आपको ऊपर बताया था कि प्रॉफिट माइनस इम्प्यूटेड इंटरेस्ट। अब बेटा यहाँ पर प्रॉफिट तो आपको मिला हुआ है 500 का, विच इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट 500 का आपको गिवन है इधर,
अब आपने यहाँ पे इम्प्यूटेड इंटरेस्ट निकालना है। इम्प्यूटेड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे आप बेटा? इम्प्यूटेड इंटरेस्ट के लिए अच्छा यहाँ पे आपको जो है ना दो रेट गिवन है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल और एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द लॉन्ग टर्म लोन्स इज 9%। तो 9% आपने नहीं लेना, आपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल लेनी है, ठीक है ना। इम्प्यूटेड इंटरेस्ट के लिए आपको आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल लेना है, बिकॉज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज ऑल्सो नॉशनल एंड इम्प्यूटेड, ठीक है ना। ये 9% है, तो एक्चुअल है। आपको इम्प्यूटेड इंटरेस्ट लेना है विच इज 11%। तो 11% का रेट आप लेंगे और कैपिटल आप लेंगे कैपिटल एम्प्लॉयज, ठीक है। तो बेटा पहले तो आप इम्प्यूटेड इंटरेस्ट निकालें। 11% ऑफ 2400, दिस इज इम्प्यूटेड इंटरेस्ट, ओके। और प्रॉफिट आपको गिवन है 500 का। चलिए जी माइनस कर देते हैं इसमें से प्रॉफिट माइनस इम्प्यूटेड इंटरेस्ट, तो बेटा आंसर आपके पास आ जाता है 236 का। 236,000 इज योर आंसर, इज योर रेजिडल इनकम। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ रेजिडल जी। So 236 is your residual income and your ROC is 20.8%। ये दो क्वेश्चंस थे, बस रिक्वायरमेंट अलग थी, बाकी पूरा डेटा सेम ही था, तो मैंने एक ही में करवा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भाई पुराना वाला ही है, बस इसके जो रिक्वायरमेंट्स चेंज है और एक आध डेटा इसमें ऐड कर दिया है। भाई प्रो एंड मोए कंपनी है और प्रो इसका डिवीजन है, और जो ना जो सिरोमो कंपनी भाई जो है डिवीजन की सारी फाइनेंस एचआर और आईटी के एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करती है। बाकी सारा जो ना प्रो संभालता है। अच्छा यहाँ पे एक नई बात ऐड हुई है कि प्रो डिवीजन जो है उसका जो ना स्टार्टिंग का नेट कैपिटल दिया है 4500 मिलियन का, और एंड का भी दे दिया है 4890 मिलियन डॉलर, ठीक है। बाकी तो चीज़ें सारी सेम है, रेवेन्यू कॉस्ट ऑफ सेल्स वगैरह नेट प्रॉफिट 1200 का आ रहा है, ये सारा सेम है। और अब हमसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द डिविजनल आरओआई। डिविजनल आरओआई बताना है, द क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड शुड बी यूज टू कैलकुलेट द आरओआई। ये जो क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है ना 4890 मिलियन का, ये हमें यूज़ करना है और बताना है कि डिविजन आर ओ आई क्या है उनका। इसका बेटा आर ओ आई का फॉर्मूला क्या होता है? आर ओ आई का फॉर्मूला होता है सर पी बी आई टी ओवर कैपिटल एम्प्लॉयड, है ना। ऐसा ही है, पी बी आई टी ओवर कैपिटल एम्प्लॉयड। तो पी बी आई टी हमने पहले भी निकाला था, इसका एक मरतबा और निकाल लेते हैं। पी बी आई टी का कितना आ रहा है, मैं निकालता हूँ। ऐड बैक कर लेंगे उन चीज़ों को जो कि डिडक्ट नहीं होनी चाहिए थी प्रॉफिट में से, क्योंकि हमें चाहिए कंट्रोलेबल, कंट्रोलेबल प्रॉफिट चाहिए हमें डिवीजन का। नेट प्रॉफिट नहीं चाहिए, कंट्रोलेबल प्रॉफिट चाहिए डिवीजन। तो 1200 इसमें हम ऐड करेंगे, ऐड बैक करेंगे 90 का इंटरेस्ट था, क्योंकि कंपनी के पास कोई जो है डेट नहीं है, तो भाई इंटरेस्ट चार्जेस थे फिर जो है इसके नहीं हुए। इसके अलावा सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, ये तो हेड ऑफिस की कॉस्ट एलोकेटेड है। इसके अलावा आईटी कॉस्ट, ये भी हेड ऑफिस कंट्रोल करता है। तो बेटा इनका मोटा मोटा जो ना बन गया 1370 का पीबीआईटी, ओके। अब पीबीआईटी ओवर कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना यूज़ करने, कौन सा यूज़ करने को कहा है इन्होंने हमें? क्लोजिंग। क्लोजिंग कितना है 4890, फिर 28.0 का इनका आर ओ आई है। ये हो गया आपका आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमें एक डिवीजन का वो निकालना है, आरओआई निकालना है, ठीक है ना। डिवीजन है या हाँ डिवीजन कंपनी जो भी है। तो इसमें लिखा आ रहा है कि एट द एंड ऑफ X1 तो 2001 एक इन्वेस्टमेंट सेंटर है, उसके नेट एसेट्स आ रहे हैं $1 मिलियन के, और एनुअल ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ रहा है 190,000 का, ओके। हाउएवर द बुककीपर फॉरगॉट टू अकाउंट फॉर द फॉलोइंग, ओके। तो बुककीपर ने क्या मिस्टेक कर दी? एक मशीन है जिसकी कैरिंग वैल्यू है 40,000 की, वो साल के शुरू में ही बेच दी 50,000 की, ठीक है। और फिर उसी वक्त रिप्लेस कर ली, एक उसी वक्त एक और मशीन परचेज कर ली 250,000 की। बोथ द परचेज एंड सेल आर कैश ट्रांजेक्शन, ठीक है भाई। जैसे ही 50,000 की मशीन गई तो उसके बदले में उसी वक्त जो है कैश आ गया 50,000 का, और जैसे ही 2.5 लाख की मशीन खरीदी तो उसी वक्त जेब से 2.5 लाख रुपए का कैश चला गया। ये इनके साथ हुआ। अब इनकी पॉलिसी ये है कि नॉट डेप्रिसिएशन स्टार्ट इन द ईयर ऑफ परचेज और डिस्पोजल। ये लोग
ये कंपनी जब भी एसेट परचेज करती है या जो है डिस्पोज करती है, तो जिस साल परचेज किया होता है और जिस साल डिस्पोज किया होता है, उन सालों में डेप्रिसिएशन के चार्ज एक डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करती। तो बेटा यहाँ पे डेप्रिसिएशन की फिर कोई जो है ना कैलकुलेशन नहीं होती। द इन्वेस्टमेंट सेंटर कैलकुलेट्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बेस्ड ऑन क्लोजिंग नेट एसेट्स। अच्छा जी, assuming no other changes to profits or net assets, what is the return on investment? बेटा यहाँ पे हमें डेप्रिसिएशन की कंप्यूटेशन तो नहीं करनी, डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट नहीं करनी, क्योंकि अव्वल तो ये कि हमें डेप्रिसिएशन का कोई रेट नहीं दिया हुआ, कोई यूजफुल लाइफ नहीं दी गई। दूसरी चीज़, इनकी कोई पॉलिसी नहीं है, जो कि सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है कि इनकी कोई पॉलिसी नहीं है कि ये लोग डेप्रिसिएशन वगैरह चार्ज कर रहे हैं इन द ईयर ऑफ परचेज और डिस्पोजल। ठीक है। तो इन्होंने जो 40,000 की मशीन बेची है, 50,000 में 2.5 लाख की मशीन खरीदी है, इस पर कोई डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन तो नहीं होगी। हाँ, जो चीज़ें अकाउंटेंट जो है ना वो लिखना, वो अपना इसमें डालना भूल गया है, वो ये कि सबसे पहले तो हम बात करते हैं नेट एसेट्स की। नेट एसेट्स इनके मुताबिक कितने हैं, $1 मिलियन। ठीक है। अब बेटा यहाँ पे मशीन बिकी है जिसकी कैरिंग वैल्यू है 40,000, तो हम यहाँ पे माइनस कर देंगे 40,000। फिर उसकी जगह पे हमें कैश मिला है 50,000 का। ठीक है ना। देखो ना यहाँ पे लिखा है वो द परचेज एंड सेल आर कैश ट्रांजेक्शन। तो ये जो सेल हुई है मशीन की 50,000 की, ये हमें 50,000 का कैश मिला उसी वक्त। तो नेट एसेट्स में हम 50,000 ऐड कर देंगे। फिर इसके बाद हमसे कहा जा रहा है कि एक मशीन हमने परचेज करी है उसी वक्त 2.5 लाख की, वो भी कैश पे। तो 2.5 लाख की जब मशीन परचेज करी है तो बेटा 2.5 लाख रुपए यहाँ पे 2.5 लाख के 2.5 लाख से नेट एसेट्स बढ़ गए, और उसी वक्त 2.5 लाख रुपए जेब से गया, तो 2.5 लाख रुपए के नेट एसेट्स कम हो गए। बेटा टोटल मिला मिलू के आपके पास जो नेट एसेट्स आ रहे हैं एडजस्टेड, वो आ रहे हैं 10,10,000। ठीक है ना। 1 मिलियन में यानी कि बस आपने 10,000 और ऐड कर दिया। वो 10,000 रुपये कौन से थे? ये जो आपने 40,000 की मशीन 50,000 में बेची है ना, इसके जो 10,000 रुपये एक्स्ट्रा आए हैं वो इन 1 मिलियन में ऐड हुआ, ये कहानी हुई है। तो ये 1 मिलियन, तो ये 10,10,000 क्या होगा, नेट एसेट्स। ठीक है जी। अब दूसरी तरफ बात करते हैं प्रॉफिट की। तो प्रॉफिट अकाउंटेंट ने कितना कैलकुलेट किया था, 190,000 का। और कोई डेप्रिसिएशन वगैरह की कैलकुलेशन तो नहीं होगी, तो डेप्रिसिएशन का आप भूल जाएं। हाँ, इन्होंने 40,000 की एक मशीन 50,000 में बेची है, तो बेटा यहाँ पे 10,000 का गेन आ गया उधर। ठीक है ना। यहाँ पे 10,000 का गेन आ गया, जिसको हम ऐड कर देंगे। और यहाँ पे हमारा एडजस्टेड प्रॉफिट आया है 2 लाख का। अब हमें निकालना है आर ओ आई। आर ओ आई कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट ओवर नेट एसेट्स। मेरा प्रॉफिट आ गया 2 लाख का, इसको हम डिवाइड कर देंगे नेट एसेट से, और यहाँ पे हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके 0.21 प्लेस में 19.8%। बेटा ये है आपका आंसर, 19.8%। अच्छा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन इधर थेरेटिकल है। ठीक है ना। डिवीजन बी ऑफ अ कंपनी मेक्स यूनिट्स which are then transferred to other divisions. The division has no spare capacity and sells units externally as well as internally. डिवीजन भी एक यूनिट है जो कि एक डिवीजन भी एक यूनिट्स बनाता है। ठीक है ना, प्रोडक्ट बनाता है, जो कि ये डिवीजन जो है दूसरे डिवीजन्स को भी बेचता है, और इसके एक्सटर्नल मार्केट पे तो ये बाहर भी, कंपनी से बाहर भी बेचता है। Due to the following statement regarding the minimum transfer price that will encourage the division manager of B transfer units to other division is are true। यानी कि मिनिमम ट्रांसफर प्राइस के हवाले से वो कौन सी बातें जो कि डिवीजन बी के मैनेजर को एनकरेज करेगी कि वो दूसरे डिवीजन को बेचे। ठीक है ना। मिनिमम ट्रांसफर प्राइस के हवाले से वो कौन सी बात है। तो स्टेटमेंट नंबर 1 में कह रहे हैं एनी प्राइस अबव वेरिएबल कॉस्ट विल जनरेट अ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन एंड विल देयरफॉर बी एक्सेप्टेड। बेटा ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि एनी प्राइस अबव वेरिएबल कॉस्ट विल जनरेट अ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन, नो दिस इज नॉट ट्रू। अगर कोई प्राइस जो है वेरिएबल कॉस्ट, अगर ट्रांसफर प्राइस आपने वेरिएबल कॉस्ट से थोड़ी सी ऊपर रख दी और वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को मैच नहीं करी, फॉर एग्जाम्पल कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है जो कि इस सवाल में, जो कि डिवीजन बी के केस में लाजमी होगी, क्योंकि
इसकी कोई स्पेयर कैपेसिटी नहीं है और ये एक्सटर्नली भी सोल्ड करता है। और अगर ये अपने वेरिएबल कॉस्ट से थोड़ा सा भी ऊपर करके बेचेगा तो ज़रूरी नहीं है कि इसको पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन मिलेगा। क्या पता थोड़ा सा ऊपर करके, थोड़ा सा ऊपर करके प्राइस को थोड़ा सा ऊपर करके ये अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को जो है ना मैच ना कर पा रहा हो और लॉस में चला जाए, और लॉस में चला जाए। तो इसलिए बेटा ज़रूरी नहीं कि ये एक्सेप्टेड हो, ठीक है ना। इसलिए स्टेटमेंट नंबर वन इज़ नॉट ट्रू। स्टेटमेंट नंबर टू पे हम आते हैं दैट डिवीजन विल नीड टू गिव अप अ यूनिट सोल्ड एक्सटर्नली इन ऑर्डर टू मेक अ ट्रांसफर। सही बात है भाई, कोई स्पेयर कैपेसिटी नहीं है और एक्सटर्नली भी बेच रहा है, तो जो है ना एक्सटर्नल मार्केट को कॉम्प्रोमाइज़ करके इंटरनल में ट्रांसफ़र करना होगा। दिस इज ओनली वर्थ वाइल, ये तभी सही है इफ द इनकम ऑफ अ ट्रांसफर इज ग्रेटर देन द नेट इनकम ऑफ एन एक्सटर्नल सेल। बेटा डिवीजन भी ये काम जो है ना इंटरनली ट्रांसफर ये तभी करेगा, सिर्फ तभी करेगा अगर इनकम फ्रॉम ट्रांसफर इज ग्रेटर देन इनकम फ्रॉम एक्सटर्नल सेल। यानी कि सिंपल सी बात है कि बाहर वाले से ज़्यादा अगर अंदर वाला जो है ना पैसे सही दे रहा है, अच्छे दे रहा है, तो दिस विल ओनली बी वर्थ वाइल देन। तो इसलिए बेटा स्टेटमेंट नंबर टू इज राइट एंड ऑप्शन बी इज करेक्ट। अच्छा बेटा, ये एक और मिनिमम ट्रांसफर प्राइस का क्वेश्चन आया है यहाँ पे। हमसे क्या पूछा जा रहा है, यूजिंग एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अप्रोच टू ट्रांसफर प्राइसिंग व्हाट इज द मिनिमम ट्रांसफर प्राइस। ओके, आइए जी सवाल पढ़ते हैं। एक कंपनी है, उसके दो डिविजन हैं, ए एंड बी। डिवीजन ए, उसके पास स्किल्ड लेबर जो है वो लिमिटेड है, ठीक है, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एंड इज ऑपरेटिंग एट फुल कैपेसिटी मेकिंग प्रोडक्ट वाई। डिवीजन ए प्रोडक्ट बनाता है, प्रोडक्ट वाई, और अपनी फुल कैपेसिटी पे चल रहा है इस वक्त, और इसकी लेबर के पास लिमिटेड है जो कि अपनी फुल कैपेसिटी पे चल रहा है। इट हैज़ बिन आस्क्ड टू सप्लाई अ डिफरेंट प्रोडक्ट एक्स टू डिवीजन बी। डिवीजन बी उसके बाद आया और कहा कि यार मुझे एक प्रोडक्ट बना के दे, प्रोडक्ट एक्स। डिवीजन बी करंटली सोर्सेज प्रोडक्ट एक्सटर्नली फॉर $700 पर यूनिट। अभी करंटली डिवीजन बी बाहर से ही प्रोडक्ट मंगवाता है, 700 रुपये का पड़ता है इसको। द सेम ग्रेड ऑफ मटेरियल्स एंड लेबर इज यूज इन बोथ प्रोडक्ट्स। अच्छी बात ये है कि दोनों प्रोडक्ट्स में जो ना सेम ग्रेड का मटेरियल लगता है और जो ना सेम स्किल के लेबर लगता है। तो कॉस्ट कार्ड्स फॉर रिच प्रोडक्ट आर शॉन बेलो। प्रोडक्ट वाई, इसकी हमें सेलिंग प्राइस भी गिवन है, ये बाहर बिकता है $600, और डायरेक्ट मटेरियल 200, डायरेक्ट लेबर 800, और फिक्स वगैरह जिसका हमें को लेना देना है नहीं इस वक्त। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ये करता हूँ कि मैं अभी प्रोडक्ट वाई, मैं अभी प्रोडक्ट वाई का एक जो है कॉन्ट्रीब्यूशन भी निकाल लेता हूँ। इसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना निकलेगा, 600 -200 देन -80। तो हाँ, इसका फिर कॉन्ट्रीब्यूशन बन जाएगा कितने का, 320 का। 320 पर यूनिट इसका कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, प्रोडक्ट वाई का। अब बात करते हैं कि भाई इनकी अगर हम ट्रांसफ़र प्राइस निकालें प्रोडक्ट एक्स की तो क्या बनेगी, देखें। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बेस पे ट्रांसफ़र प्राइस निकालनी है हमने। क्या इसका क्या फॉर्मूला होगा, इसका फॉर्मूला ये होगा कि मार्जिनल कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है जी, मार्जिनल कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब प्रोडक्ट एक्स की मार्जिनल कॉस्ट तो हमें दी हुई है, डायरेक्ट मटेरियल $150, यहाँ पे लिख लेता हूँ, डायरेक्ट मटेरियल $150, डायरेक्ट लेबर $120। ये तो इसकी मार्जिनल कॉस्ट है, मगर साथ में इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी हम निकालेंगे, क्योंकि जो स्किल लेबर इस प्रोडक्ट को बनाने में इस्तेमाल होंगे वो स्किल लेबर इस वक्त 100% ऑक्यूपाइड हैं, फुल कैपेसिटी पे चल रहे हैं, लिमिटेड हैं, तो इसलिए प्रोडक्ट वाई को कुर्बान करना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा प्रोडक्ट एक्स को बनाने के लिए। अच्छा बेटा, अब यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि प्रोडक्ट एक्स को बनाने के लिए कितने आवर्स लगते हैं इस डायरेक्ट लेबर के। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि डायरेक्ट लेबर का रेट क्या चल रहा है, $20 पर आवर, $20 पर घंटा का रेट चल रहा है इनका। और एक्स का डायरेक्ट लेबर का कितना कॉस्ट आ रहा है, 120 का। तो बेटा 120 को हम डिवाइड कर देंगे 20 से, आंसर कितना आएगा, 6 घंटे, 6 आवर्स
यानी कि प्रोडक्ट एक्स को बनाने के लिए 6 आवर्स लगता है। अब इसी तरह मैं क्या करता हूँ, मैं प्रोडक्ट वाई का भी निकाल लेता हूँ कि वाई को बनाने में कितने आवर्स लगते हैं। तो ऐसे ही निकलेगा 80/20, है ना। प्रोडक्ट वाई को बनाने के लिए इस लेबर के 4 घंटे लगता है, जबकि एक्स को बनाने के लिए 6 घंटे लगते हैं। तो बेटा अगर मैं आपसे यहाँ पे ये कहूँ तो ठीक रहेगा ना कि फिर एक्स को बनाने के लिए वाई के कितने यूनिट्स को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, वो आप कैसे निकालोगे, वो आप ऐसे निकालोगे 6/4 मल्टीप्लाई बाय 1, यानी कि वाई का एक प्रोडक्ट बनाने के लिए, वाई का एक प्रोडक्ट बनाने के लिए नहीं, बल्कि एक्स का एक प्रोडक्ट बनाने के लिए वाई के 1.5 यूनिट्स को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। एक्स का एक यूनिट तब बनेगा जब वाई के 1.5 यूनिट्स कॉम्प्रोमाइज़ होंगे। और वाई का एक यूनिट कितना कंट्रीब्यूशन कमाता है, 320 का। तो बेटा यहाँ पे जो लॉस कंट्रीब्यूशन आएगा वो आएगा 320 मल्टीप्लाई बाय 1.5, 480 का। 150 और 120 आ गए आपके मार्जिनल कॉस्ट, लेबर, मटेरियल एंड लेबर, और 480 आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ गई। उसको हम सम कर देंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास $7। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी आ जाएगा आपके पास। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। $750 इज योर मिनिमम ट्रांसफर प्राइस फॉर डिवीजन ए। तो ऑप्शन बी। लास्ट क्वेश्चन है इसका प्लान किट का, और इसमें हमसे ट्रांसफर प्राइस पूछी जा रही है, व्हाट यूनिट प्राइस शुड द कंपोनेंट बी ट्रांसफर टू आर एन लिमिटेड। टीएम कंपनी के लिए पूछा जा रहा है, टीएम कंपनी आर एन लिमिटेड को कितने ट्रांसफर प्राइस, अपना कम से कम ट्रांसफर प्राइस क्या होगी जो कि जिसमें टीम कंपनी आर एन को करे। तो आई गेस ये मिनिमम ट्रांसफर प्राइस से हमसे पूछ रहा हूँ। चलिए जी, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। टीएम पीएलसी मेक्स कंपोनेंट्स विच इट सेल्स इंटरनली टू इट्स सब्सिडरी आर एन लिमिटेड, ठीक है, एज वेल एज टू इट्स ऑन एक्सटर्नल मार्केट। ठीक है जी, टीएम कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, इंटरनल भी सेल करते हैं, एक्सटर्नल भी सेल करती है, क्योंकि इसकी एक एक्सटर्नल मार्केट भी है। और एक्सटर्नल मार्केट में इसकी प्राइस है $24 की, जिसके कंट्रीब्यूशन मिलता है 40% का। और सिर्फ एक्सटर्नल सेल्स के लिए $1.5 की एक्स्ट्रा कॉस्ट लगती है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। और ये इंटरनली अगर हम ट्रांसफ़र करते हैं तो नहीं लगती, $1.5 की इंटरनली बचत होती है। ओके। TM company has sufficient capacity to meet all of the internal and external sales. The objective is to maximize their profit. भाई बहुत कैपेसिटी है टीएम के पास, बहुत कैपेसिटी है, एक्सटर्नल को भी कवर कर लेगी, इंटरनल को भी कवर कर लेगी। बस ये चाहते हैं कि ग्रुप का प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज रहे, ग्रुप का प्रॉफिट जो है ना वो मैक्सिमम रहे। अच्छा जी, तो अब हमें आर एन टी एम कंपनी के हवाले से मिनिमम ट्रांसफर प्राइस हमें निकालनी है कि इसकी मिनिमम ट्रांसफर प्राइस क्या होनी चाहिए। देखिए मिनिमम ट्रांसफर प्राइस कैसे निकलती है, मार्जिनल कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो कोई है नहीं, क्योंकि टी एम पी एल सी के पास जो है सफिशिएंट कैपेसिटी जब अपनी एक्सटर्नल मार्केट को भी कवर कर ले और इंटरनल ट्रांसफर को भी कवर कर ले, तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का तो कोई जिक्र ही नहीं होता। यहाँ पे हम बात करेंगे मार्जिनल कॉस्ट की, कि यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट या फिर वेरिएबल कॉस्ट कितनी लगेगी। तो भाई वहाँ पे हमसे आप देख रहे हैं कि प्राइस इन्होंने बताई हुई है $24 की, और कह रहे हैं कि कंट्रीब्यूशन मिलता है इस पे 40% का। तो 40% का कंट्रीब्यूशन है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सर 60% की वेरिएबल कॉस्ट है, 24, और कंट्रीब्यूशन है इसका 40%। माइनस $14 की वेरिएबल कॉस्ट है, $10 का कंट्रीब्यूशन है, और सेलिंग प्राइस है बता $24 की। तो इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो है
सॉरी, इसकी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो है $14 की, जो कि इसकी मार्जिनल कॉस्ट है। ठीक है ना। अब यहाँ पे हमें एक बात कही जा रही है कि इंटरनल कॉस्ट में $1.5 की डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट हम इंक्लूड नहीं करते। इंटरनल ट्रांसफ़र में हम $1.5 की डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट इंक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि ये लगती नहीं है इंटरनल ट्रांसफ़र पर ना। तो आप क्या करेंगे बेटा, आप ये करेंगे 14 में से माइनस कर देंगे 1.5। आंसर आपके पास आ गया 12.5 होगा। 12.5 है बेटा, 12.50। ठीक है, 2 डेसिमल प्लेसेस हमको कहेंगे। तो बेटा ये जो इसकी जो ट्रांसफर प्राइस आएगी ना, टू आर एम लिमिटेड, हम पी एम पी एल से जो जिस प्राइस को ट्रांसफर करेगी वो होगी $12.5। तो बेटा हमसे यहाँ पे एक जो है चीज़ मिस हो गई थी, वही कि मैंने इनको राउंड अप करके ले लिया था। 14.4 को 14 और 9.6 को 10 करके हमने ले लिया था, जिसकी वजह से हमारा जो आंसर था वो डिफरेंट आ रहा था। 12.5 आ रहा था, जबकि असल जो इसका आंसर है वो है $12.9 का। तो ट्रांसफर प्राइस है वो है $12.90 की, जिसपे जो है ना टी एम को, जो कि मिनिमम ट्रांसफर प्राइस है, और इसका आंसर यही है। ठीक है जी। तो F5 के ट्रांसफर प्राइसिंग के जो कैप्लान किट के जो क्वेश्चंस थे वो यहीं तक ही थे। ठीक है ना, एमसीक्यूज यहीं तक ही थे। बाकी मैं कोशिश करूँगा कि स्टडी हब की भी क्वेश्चंस की एक सेपरेट वीडियो बना के अपलोड कर दूँ, जिसमें मैं स्टडी हब के क्वेश्चंस आपके सामने रखूँगा, और जो ना हम उनको लेट के सॉल्व करेंगे। बाकी इस वीडियो में तो इतना ही है। कोई और अगर सवाल हो तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी। अल्लाह हाफिज़।